हेलो गाइस, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहां पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूं ड्रग्स के बारे में। तो आज जिस ड्रग के बारे में बात करने जा रहा हूं वो कोई नारकोटिक ड्रग नहीं है। असलियत में मेरे को किसी ने कहा था कि सेंट जॉन्स वॉर्थ नाम के एक पौधे पे, जिसको चूली घास भी कहते हैं, जिसे हाइपेरिकम परफोरेटम भी कहते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना देना। ये कोई नारकोटिक ड्रग तो नहीं है, लेकिन ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल ड्रग के ऊपर मैं वैसी वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज जो मेरे को टाइम मिला है, तो उसके अंदर आज हम एक न्यूट्रास्यूटिकल ड्रग के बारे में बात करेंगे, जो कैसे एंटी एंजाइटी, डिप्रेशन और काफ़ी अलग अलग प्रॉब्लम्स जो रहती हैं, ठीक है, डिजीज, उसमें अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे, हम सेंट जॉन्स वॉर्थ के बारे में बात करेंगे। ये कोई नारकोटिक ड्रग नहीं है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल ड्रग है। मैंने अपनी जो नारकोटिक की प्लेलिस्ट थी नारकोटिक ड्रग की, उसको मैंने देखा था, वो ना प्राइवेट हो रखी थी, तो मैंने उसको ओपन कर दिया है। तो अगर किसी को ड्रग के बारे में नहीं मिल पा रहा है कि ये ड्रग की वीडियो नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना। इसको प्लेलिस्ट के अंदर मैंने न्यूट्रास्यूटिकल वाली उसमें डाला है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, वो सेंट जॉन्स वॉर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक न्यूट्रास्यूटिकल है। जिन लोगों को न्यूट्रास्यूटिकल नहीं पता, ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं या ऐसे कुछ फूड होते हैं जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं, ठीक करते हैं, ठीक है, इसे हम न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। हम अपनी सप्लीमेंट डाइट से भी इन्हें ले सकते हैं और वैसे भी हम खाने के तौर पे भी इन्हें ले सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं हाइपेरिकम परफोरेटम के बारे में, या फिर सेंट जॉन्स वॉर्थ के बारे में। देखिए, हाइपेरिकम परफोरेटम एक पौधा है, ठीक है, जिसमें से हाइपेरिकम के अगर मैं शब्द की बात करूँ तो हाइपर का मतलब आपको पता है ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसके बाद जो आइकन नाम का जो शब्द लगता है, उसका मतलब होता है इमेज, मतलब कि एक बड़ी सी इमेज को हम कह रहे हैं हाइपेरिकम। ठीक है, मैं आपको आगे इसको समझाता जाऊंगा। इस प्लांट को सिर्फ सेंट जॉन्स वॉर्थ नहीं कहते हैं। सेंट जॉन्स वॉर्थ का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जो बैपिस्ट थे, ठीक है, जो क्रिश्चियन लोग में बैपिस्ट रहते हैं, वो 28 जून के आसपास ये जो फूल रहता है, उस टाइम ये एक मतलब खिलता था, ऐसे करके ब्लूम करता था। तो उस टाइम के एक नाम पे ही, मतलब इसका जो सेंट जॉन्स फीस्ट, जिसे मतलब फीस्ट टाइम पीरियड कहा जाता है, तो उसे सेंट जॉन फीस्ट या सेंट जॉन्स वॉर्थ सेंट जॉन्स फीस्ट जो होने लग गया था उसका नाम, ठीक है, जो फेस्ट होता है बैपिस्ट में। तो इसका जो फूल है, ये जो पौधा है, इसका नाम सेंट जॉन्स वॉर्थ रख दिया गया था। ठीक है, तो उस नाम से इसका आया है एज अ क्रिश्चियनरी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, बाहर से क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड भी है इसको एम्बर कहो, एम्बर टच, हील, क्या बोलते हैं, डीमन चेजर, ठीक है, गोट वीड, इन नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ सेंट जॉन वॉर्थ के नाम से नहीं जाना जाता, और भी काफ़ी अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे इसके नाम हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल है। इस न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल एंटी एंजाइटी, मेंटल इलनेस को ट्रीटमेंट करने के लिए ज़्यादातर करा जाता है। और भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल है, मैंने जितनी रिसर्च की है मैं आपको उसमें से चीज़ों के बारे में बताता जाऊंगा। ठीक है, बायोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो हाइपेरिकम परफोरेटम की स्पीशीज़ से मिलता है, और उसके जो ऊपरी भाग के जो प्लांट होते हैं, फ्लावर्स, उससे मिलता है, जिसको एरियल पार्ट्स कहते हैं। और भी स्पीशीज़ होती है हाइपेरिकम मैल्कुलेटम, और भी बहुत सारी अन्य अन्य स्पीशीज़ होती है। उसके अंदर 4 जो लीव्स होती हैं ऐसे करके खिली होती हैं, ठीक है, स्टार शेप में, और ठीक है, ऐसे करके अलग अलग इसकी प्रजातियाँ होती है। लेकिन मेनली जो इसको कंसीडर्ड हम यहाँ पर कह रहे हैं, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ, वो हाइपेरिकम परफोरेटम है। ठीक है, इतनी बात करते हैं। अब हाइपेरिकम परफोरेटम जो है वो नेटिवली अगर मैं बात करूँ, यूरोप और एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारे यहाँ पर वेस्टर्न हिमालयस में पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है, ठीक है, कनाडा में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लेकिन नेटिवली अगर मैं बात कहूँ तो आपका यूरोप से एशिया में इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फैल रखी है। ठीक है, अब इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं, दिखता कैसे है, कैसे इस चीज़ में है। देखिए, इसका जो मैं बोलूँ तो एक हर्बेशियस प्लांट है। हर्बेशियस प्लांट का मतलब है कि इसकी जो ज़मीन के ऊपर जो लकड़ी है, ठीक है, तने की, वो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ज़मीन के ऊपर से जो तने के ऊपर लकड़ी जा रही है वो नहीं है। इसकी काफ़ी क्रीपिंग रूट है। क्रीपिंग रूट का मतलब होता है कि बिल्कुल ही अंडरग्राउंड स्टेम्स निकली हुई है, जो आगे जाके खुद ही शूट्स और रूट्स बना देती है। ठीक है, आगे जड़े, आगे एक नया पौधा, नया प्लांट को बना देती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसमें कुछ रहता है। ठीक है, प्लांट्स जो है, इसकी जो ब्रांच, मतलब जो प्लांट रहता है, जो अगर मैं बात करूँ पौधे की, वो बिल्कुल एक सीधा इरेक्ट रहेगा, और जो स्टेम रहेगी वो ब्रांच रहेगी, और 1 मीटर के आसपास हाई रहेगी। ठीक है, बड़ी रहेगी। लीव्स जो होती हैं वो आपस में अपोजिट होती हैं, सेसाइल होती है, काफ़ी सॉफ्ट नेचर की होती है। ठीक है, और काफ़ी खिली खिली येलो और ग्रीन ट्रांसलूसेंट डॉट्स होते हैं, और इसी में आपको क्या बोलते हैं, येलो और ट्रांसलूसेंट डॉट होंगे। और इसके अंदर जो ब्राइट येलो कलर के जो आपके फ्लावर होंगे, वो बिल्कुल स्टार शेप, क्या बोलते हैं, स्टार शेप विजिबल डॉट्स उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मोस्टली ये वसंत के आखिरी में,
ठीक है। और मिड समर के बारे में, अगर गर्मियों के मौसम में उस टाइम पे ये फूल खिलता है, फूल रहता है, ठीक है। इसका जो सप्लीमेंट डोज हो जाए, क्योंकि इसको सप्लीमेंट डोज की तरह इस्तेमाल करा जाता है एंटी एंजाइटी में, या फिर हम कह सकते हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, तो 600 से 900 mg के बीच का जो डोज रहता है। उसके साथ ही साथ ये भी रहता है कि ये डोज डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, ठीक है, और वो आपको डिवीजन में ये डोज देता है, 2 से 3 बार ऐसे अलग अलग करके वो अपने हिसाब से डिवीजन देगा कि कितनी बार इसको आपको खाना है, कितनी बार इसको आपको लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऐसे कुछ केमिकल्स जो इसको एंटी एंजाइटी बना रहे हैं, और ट्रीटमेंट करने मतलब एंजाइटी को ट्रीटमेंट करने के लिए बना रहे हैं, या फिर डिप्रेशन को ट्रीटमेंट करने के लिए बना रहे हैं, या फिर और कोई बीमारी को ट्रीटमेंट करने में। तो इसके अंदर कुछ ऐसे मुख्य केमिकल्स होंगे, और हर प्लांट के अंदर अपने अपने मुख्य कुछ रसायन और ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उसको बहुत बेहतरीन बनाते हैं और उसको ट्रीटमेंट करने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, इसके अंदर हाइपरबोरिन और एडी हाइपरफोरिन होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे और भी टाइप के डिफरेंट टाइप की केमिकल क्लास होती है, ठीक है। दे आर फ्लोरोग्लूसनॉल डेरिवेटिव्स विच आर हाइपरफोरिन, जिसका मैं अभी यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा मुख्य केमिकल रोल भी प्ले करेगा आगे जाके, ठीक है। कुछ फ्लेविनॉइड्स भी होते हैं, फ्लेविनॉइड्स भी प्लांट के अंदर ऐसे पाए जाते हैं। फ्लेविनॉइड्स का मोस्टली काम क्या होता है, दे आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, एंड एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल या फिर डिप्रेशन से या फिर कोई एंजाइटी से आपका फ्री रेडिकल बनता है, साथ ही साथ एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी, मतलब कैंसर से लड़ने की क्षमता भी होती है। ये आपके एप्पल्स में भी पाए जाते हैं, जैसे क्वारसिटीन हो गया, तो इसके अंदर भी कुछ है, र्यूटिन, एपिकोगैलेक्टिचिन, ठीक है, कोरासिटीन, आइसोकोरासिटीन, ठीक है, एमिनोफ्लोविन, ठीक है, कैम्प्रोफ्लोविन, ऐसे ऐसे करके इसमें रहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो कि आपका मैं कह सकता हूँ फ्लेविनॉइड्स हैं। अब इसके अंदर कुछ एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स भी हैं। एंथ्राक्विनोन भी एक रासायनिक ढांचा रहता है, ठीक है, उसमें ट्रिपल बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, और उसके अंदर हम इसे नैप्थो डाईएंथ्रोन्स में बोलेंगे, क्योंकि वो एक एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव जिसको हम यहाँ पर नैप्थो डाईएंथ्रोन्स बोलेंगे, उसमें एडिशन नैप्थो डाईएंथ्रोन्स है। नैप्थो डाईएंथ्रोन्स केमिकल जैसे हैं कि हाइपरसिन, स्यूडो हाइपरसिन, ठीक है, प्रोटो हाइपरसिन और आपका प्रोटो स्यूडो हाइपरसिन केमिकल है। हाइपरसिन का भी एक बहुत बड़ा रोल है, साथ ही साथ हाइपरफोरिन का भी बहुत बड़ा रोल है। रासायनिक ढांचों में थोड़ा सा अंतर है। हाइपरफोरिन जो केमिकल है वो केमिकल फ्लोरोग्लूसनल डेरिवेटिव है, वही ये वाला जो केमिकल हाइपरसिन है वो नैप्था डाईएंथ्रोन डेरिवेटिव है, मतलब एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव हम ऐसे कह सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत क्या वही है, उसमें चेंजेस कर रखे हैं। फिनोलिक डेरिवेटिव्स के अंदर इसके अंदर आ जाएंगे कैफिक एसिड, ठीक है, क्लोरोजेनिक एसिड, फेरुलिक एसिड, वेनिलिक एसिड, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ये सारे केमिकल्स आपके कैफीन के अंदर भी होते हैं, ठीक है, और ये एस्ट्रिंजेंट मतलब कि एक ठंडक जैसे रहता है कि एक ब्लड क्लॉटिंग, अगर कहीं पे किसी को चोट लग जाए तो उसको अगर ऐसे केमिकल्स लगाया जाए, जैसे फिटकरी होती है, तो उस जगह पे खून को रोकने काम आते होंगे, क्योंकि एस्ट्रिंजेंट है, फिनोलिक है, ठीक है। एल्कलॉइड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है। मैंने आपको एल्कलॉइड्स के बारे में बताया था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट के अंदर, इनके बहुत सारे अलग अलग रोल्स रहते हैं, मोस्टली पॉइजनस होते हैं। नाइट्रोजनस रिंग होती है, ठीक है, इनकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग में हो भी सकता है, ना भी हो, एक्सेप्शन केस भी होते हैं, ठीक है। तो विटामिन, हेक्साडिकिन, कैफीन, कार्टिनॉइड्स, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है, जिसे इसके नाम दे रखे हैं, नोरोथायरोल, अलग अलग नाम के केमिकल्स भी रहते हैं, ठीक है, ये सब आपके प्रेजेंट होंगे। टैनिन्स भी होते हैं। टैनिन्स भी एक तरह की एक क्लास होती है, ठीक है, और टैनिन्स जो होते हैं वो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन एजेंट का काम करते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं काफ़ी, वो भी एक एस्ट्रिंजेंट टाइप की उनकी प्रॉपर्टी रहती है, मोस्टली टी इन सब में रहता है। पैल्मेटिक एसिड, मिस्ट्रिक एसिड इसके अंदर केमिकल रहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो ये इसकी हिस्ट्री ये है कि एंशिएंट ग्रीक में अगर डी मेडिसिया नाम की एक जो फोक किताब है, उसके अंदर सेंट जॉन्स के बारे में बताया गया कि एक राजा था, उसने उसको जो निकाला था, तो उसने इस प्लांट से एक ऑयली एक्सट्रैक्ट निकाला था रेड कलर का। उस एक्सट्रैक्ट को उसने अपनी जब घावों पे लगाया, चोट पे लगाया, देन उसकी जो वुंड है, मतलब जो घाव चोट लगे, वो काफ़ी अच्छे से हील हो गई थी। तो उसने इसको हर्बा हाइपरसी नाम से भी करा था, ठीक है, हाइपेरिकम को, परफोरेटम के बारे में जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई। अब ज़रा हम आगे इसके बारे में ना थोड़ा बात करते हैं कि इसके ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कैसे, ठीक है। तो काफ़ी लंबा मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, काफ़ी लंबा मैंने देखी थी इसके बारे में। देखिए, अगर मैं बॉडी के अंदर इसकी सिंपली और साफ बात बोलूँ कि ये बॉडी के अंदर एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट कैसे दे रहा है, तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो केमिकल्स वही हैं जिसका नाम मैं बता रहा था आपको, हाइपरफोरिन, हाइपरसिन, ठीक है, ऐसे केमिकल्स जो रहते हैं। असलियत में क्या होता है कि बॉडी के अंदर ये मोनो अमीनो जो रहता है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, नॉन एफिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, इसके रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, एज वेल एज गाबा, जिससे कि एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है। जैसे कि
एंटी डिप्रेसेंट काम करते हैं सेमली, ठीक है। उधर जाके क्या करता है, सेरोटोनिन की बॉडी में ज़्यादा खपत बढ़ा देगा, नॉन एफिनेफ्रिन डोपामिन, तो एक न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कि ब्रेन डेराइव्ड न्यूरो ट्रांसमीटर फैक्टर का एक बैलेंस आ जाएगा, जिस कारण क्या होगा, एंटी एंजाइटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपरफोरिन जो नाम का केमिकल था, जो मैंने बताया था फ्लोरोक्लूसिन डेरिवेटिव, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं बोल नहीं सकता कि हम यहाँ पर मेंटल इलनेस या फिर एंटी एंजाइटी काम कर रहा है, वो बॉडी के अंदर COX-1 एंजाइम पे भी जाके काम करता है। COX-1 एंजाइम जो होती है, जब वो एक्टिवेट होती है तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी देती है, तो बॉडी के अंदर ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन मतलब COX-1 एंजाइम को भी इनहिबिट करता है, जिससे कि क्या रहता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। साथ ही साथ जो इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट थे, वो बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्कैवेंजिंग, जो फ्री रेडिकल उनको ख़त्म करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज ऐसे जो जितना एंटीऑक्सीडेंट रहता है उतना अच्छी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी देखी जाती है, ठीक है। एक और चीज़ इसमें ये भी देखी गई है कि जो हाइपरफोरिन रहता है वो बॉडी के अंदर इंटरल्यूकिन 6 को भी, जो उसका इफेक्ट है इंटरल्यूकिन 6 पे भी इफेक्ट करता है, उसको इनहिबिट करता है, जिस कारण क्या होता है कि सब्सटेंस पी पे इफेक्ट पड़ता है और उससे भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन जो रिस्पॉन्स होता है, जो लॉक्स एंजाइम रहती है एज वेल एज कॉक्स एंजाइम रहती है, लाइपो ऑक्सीजनेस और कॉक्स, जो आपके इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसको भी ये बंद कर देता है। ऐसे मैकेनिज्म से भी बोला जाता है कि इसका एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है। अगर मैं बात करूँ हाइपरसिन के बारे में, स्यूडो हाइपरसिन के बारे में, तो उनके बारे में रैट्स पे टेस्ट करके ये देखा गया है कि वो बॉडी के अंदर, जो बॉडी है उनके अंदर इनहिबिशन करते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2। ये एक वायरल इन्फेक्शंस होते हैं हर्पीस के, उस इन्फेक्शन में भी ये क्या काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा उस पर क्या बोलते हैं, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वायरस की वो बहुत हद तक कम कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका एंटी वायरल इफेक्ट भी शो है। साइंटिस्टों ने अलग अलग इसके जो केमिकल्स है उसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखा होगा, तो उन्होंने ये भी देखा होगा कि ये एंटी वायरल इफेक्ट भी अच्छा दे रहा है, ठीक है। और खासकर क्या बोलते हैं HSV1 और HSV2 और वर्सिला जोस्टर वायरस जो रहता है उस पर काम कर रहा है, ठीक है। फ्लेविनॉइड और कैटेचिन भी इसमें सेम रोल निभाते हैं, ठीक है, इस वायरस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, ठीक है, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ। एक और चीज़ है, किसी को हेमोरॉइड्स या पाइल्स की बीमारी होती है तो इसके अंदर जो एस्ट्रिंजेंट जो केमिकल्स रहते हैं, अगर उसका एक्सट्रैक्ट आउट करके उस जगह पे लगाया जाए, या फिर किसी को कोई इन्फेक्शंस होता है मतलब बाहर की तरफ जो मतलब दाने टाइप होते हैं, बहुत ही वुंड, बहुत सी इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो उस जगह पे भी ये ठंडक और एंटी बैक्टीरियल काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस जगह पे इसका इफेक्टिवनेस काफ़ी अच्छा देखा गया, ठीक है। ये टैनिन्स की भी जो रहता है, टैनिन्स जो इसके अंदर प्रेजेंट थे, पाल्मेटिक और मिस्टेरिक एसिड, वो भी एज एस्ट्रिंजेंट काम ही कर रहे हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, तो वो भी हेमोरॉइड्स में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस उनकी देखी गई है, ठीक है। और क्वारासिटीन जो नाम का जो केमिकल मैंने आपको बताया था फ्लेवोनॉइड, उसकी एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये भी है कि बॉडी के अंदर ये एनाल्जेसिक इफेक्ट भी देता है। हालांकि उसका मैकेनिज्मली मैं नहीं बता सकता कैसे देता है, बट ये वाली चीज़ है। मोस्टली इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने के लिए सेंट जॉन फोर्थ है, वो मेंटल इलनेस और एंटी एंजाइटी के लिए है। वो मैंने आपको बता दिया कैसे करता है, क्योंकि ये रीअपटेक इनहिबिट करता है, ठीक है, आपके सेरोटोनिन, गाबा एज वेल एज नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, ऐसे करके रहता है, एक बैलेंस बना के रखता है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर इसका ड्रग इंटरेक्शन लिवर के अंदर होता है और बहुत सारी एंजाइम के अंदर ही अपनी बहुत ज़्यादा ताकत इनहिबिट करता है, जैसे कि CYP3A2 और CYP A2, ठीक है। तो हमें इसको जब भी लेना पड़े, कोई भी ऐसे ड्रग को जब भी लिया जाता है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि ये औषधि है तो इसका मतलब है कि सारे ड्रग के साथ सेम काम करेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये नेचुरली मिल रही है, ऑर्गेनिकली मिल रही है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जैसे कि हमारी इंडियन मेंटालिटी रहती है, ऐसा नहीं है। साइड इफेक्ट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस ड्रग से कि और ड्रग के साथ जब इंटरेक्शन होगी तो क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर कोई इंसान इसे एल्प्रोजोलाम यानी बेंजोडाइजेपिन्स के साथ ले रहा है, ठीक है, तो बेंजोडाइजेपिन का मेटाबॉलिज्म ये बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर बढ़ा देगी, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा कम कर देगी, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात ये, अगर कोई इसे बर्थ कंट्रोल पिल के साथ रह रहा है तो बर्थ कंट्रोल पिल के साथ जो एफिकेसी होगी बर्थ कंट्रोल पिल की काम करने की, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, क्योंकि CYP3A4 पे इसने पहले से ही अपनी पकड़ बना रखी है और ये एंजाइम भी वहाँ पर, ये ड्रग भी उसी एंजाइम पे जाके काम कर रहा है। एंटी HIV ड्रग के साथ अगर दोगे तो HIV ड्रग के साथ इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है, खासकर एप्रिनाविर और नेफ्लेनाविर नाम के ड्रग के साथ। फेनेटोइन ड्रग के साथ इसका इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, और अगर किसी ने फेनेटोइन यानी कि एंटी सीजर ड्रग जो कि मिर्गी को ठीक करने के लिए काम आता है, उसके साथ अगर ये ड्रग दोगे तो इंसान को मिर्गी होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, ठीक है, अगर इस ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन दोगे।
इस ड्रग को अगर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के साथ ज़्यादा दोगे तो बॉडी के अंदर सेरोटोनिन सिंड्रोम होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और इससे इंसान को एक तरह से शिवरिंग जैसे ठंड लगना, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बॉडी लेवल का टेम्परेचर बढ़ जाना, ये सब चीज़ें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कोई इंसान को इसके अंदर, अगर कोई इंसान ने इस ड्रग को लिया है, मतलब कंज्यूम करा है, ठीक है, और कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे फ्लोरोक्विनोन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, या वैसे भी इस ड्रग को कंज्यूम करा है, तो ये ड्रग ना सनलाइट के साथ ना रिएक्ट कर जाता है। सनलाइट के साथ रिएक्ट करने से ना ये बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर सेंसिटिविटी, रैशेस दे देता है, सनबर्न दे देता है, जिससे इंसान को बहुत ज़्यादा लीसन, छाले टाइप बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, और ये धीरे धीरे करके ज़्यादा खतरनाक होना स्टार्ट हो जाता है 2 से 3 हफ्ते में, ठीक है। ये एक तरह का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। और इवन और मेडिकेशन जैसे लीवोफ्लॉक्सिसिन, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो गई, ये इसको और बढ़ा भी सकते हैं अगर आपने ये ड्रग उसके साथ लिया है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं इस ड्रग के, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 12 हफ्ते अगर आप इसको ढंग से तमीज़ से लेते हैं तो ऐसे कोई सेफ़ है, पोटेंशियली बहुत सेफ़ है। लेकिन वैसे अगर आप इस ड्रग को ले रहे हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट कुछ देखने को मिलेंगे कि आपको सोने में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। ये ड्रग आपको सुलाने के लिए इस्तेमाल हुआ था, मतलब कि इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए, एंटी एंजाइटी है। लेकिन अगर आप इस ड्रग को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते तो आपको नींद आने में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी, आपको विविड ड्रीम्स आएंगे, ऐसे सपने जो कि हकीकत लगेंगे पर वो हकीकत होंगे नहीं, ठीक है। रेस्टलेसनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाएगी। जो ठीक करने की चीज़ थी वही आपको फिर से वही बीमारी हो जाएगी, वही दिक्कत आएगी। स्टमक अपसेट रहेगा, सर में दर्द रहेगा। अगर आपने एंटी डिप्रेसेंट के साथ कॉम्बिनेशन में लिया तो आपको फीवर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा इनको कॉम्बाइन कर लिया, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हेल्यूसिनेशन, भ्रम होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक चीज़ इसमें बहुत कॉमन है कि ये जो पौधा रहता है, इसे बहुत सारे हर्बीवोरस जो कि पौधों को खाते हैं जानवर, ठीक है, वो अगर इसको खाते हैं तो उनको पॉइजनिंग हो जाती है। वो पॉइजनिंग ये होती है कि हाइपरसिन जो केमिकल है इस प्लांट के अंदर, वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, एब्जॉर्ब होता है, माइग्रेट होता है स्किन के अंदर। उसके बाद वो सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है, खासकर लाल कण जिन्हें हम आरबीसी सेल कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बना के। इसे फोटोसेंसिटिव हेमोलाइसिस कहते हैं। इससे उनका लिवर फिर दूसरे चरण में उनका क्या होता है, फर्स्ट स्टेज तो ये हो गई, सेकंड स्टेज में क्या होता है कि लिवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद उन पर फोटो सेंसिटिविटी रहती है 2 से 3 हफ्ते तक, और रेडनेस और फ्लूइड बहुत ज़्यादा एकोमोडेट हो जाता है, एक जगह पे सूजन पड़ जाती है, उनको एनीमिया की कमी हो जाती है, खुजली, ऐसी चीज़ें, और लीवर डैमेज होना स्टार्ट होता है। तो अगर ऐसे कुछ जानवरों कुछ हो, क्योंकि जानवरों पे ज़्यादा इसका इफेक्ट है, इंसानों पे ऐसा कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, तो उस जगह पे वेटनरी डॉक्टर को जो भी हो उसे एंटीहिस्टामिक्स देना चाहिए, साथ ही साथ उसका जो ऑर्गन मॉनिटरिंग है उसको करना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, ये ड्रग एक ढंग से अगर इस मैनर में लिया जाए तो इट्स वेरी गुड फॉर एंटी एंजाइटी, या किसी को अनिंद्रा, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, या फिर चिड़चिड़ापन जैसे रहता है, वही एंजाइटी में आ गया, डिप्रेशन प्रॉब्लम, तो उसमें दे सकते हैं। बट अब डॉक्टर की देखरेख में इस सप्लीमेंट को लें। और ऐसा मत सोचिए कि नेचुरली प्लांट से निकल रहा है तो बिल्कुल ही सेफ़ होगा, मैं जितना खाऊं, इसको डोज लूँ, मेरे को कुछ होगा नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है। इवन इस ड्रग को किन ड्रग के साथ लिया जा रहा है उसका भी ध्यान रखा जाए। तो मैंने इस वीडियो में बात की थी हाइपेरिकम परफोरेटम की, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो। तब तक मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है, ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है। थैंक यू।